मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का हिंदी का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है ना, प्रैक्टिस पेपर, वो करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको इसमें व्याकरण तो पूरी समझाऊंगा, बाकी सब चीज़ें मेन में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही पेपर रहेगा। क्वेश्चन आपको पता है हमेशा अलग आते हैं। तो खंड क को हम देखते हैं। जो खंड क है ना, वो अपठित बोध है और ये 14 मार्क्स का है। तो ये नहीं है कि आप सोचे कि सीधी सीधी लाइन मिल जाएगी और आप आराम से आंसर कर लोगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जब पैसेज करनी है ना, तो आपको सीधा पैसेज नहीं करनी, पढ़ने लगना। आपको क्या करना है, पहले प्रश्न उत्तर पढ़ो उसके, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि पैसेज को किस हिसाब से पढ़नी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास पैसेज है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर ये का देखा, तो का में कथन कारण है। कई बच्चों को ये समझ नहीं आते, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ना दोनों के दोनों गलत नहीं होते। दोनों में से पक्का सही होता है, दोनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों गलत नहीं होंगे। तो पहले पढ़ते ही करें कि भक्ति काल के संत कवि कबीर एक निर्गुण भक्त कवि थे। वैसे तो मैं पता ही बिल्कुल ठीक लिखा, फिर भी मैं देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है कि कबीर के ईश्वर निर्गुण राम थे। तो वो निर्गुण को ही सब कुछ मानते थे। बाकी आपको देखने की मिलती है लाइन कहाँ मिल रही है, तो हमें पता लग गया निर्गुण बात है, बिल्कुल सही लिखी है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है और वह सभी जीवों में विद्यमान है। तो देखो, जब यहाँ पर उसी लाइन में हमें उसी का आंसर मिल गया, कबीर जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर निर्गुण राम के बारे में बोल रहे हैं। तो निर्गुण क्या है, मतलब जो सभी जगह विद्यमान है। तो उनकी दोनों बातें यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर आप और भी जरा नॉलेज लेके इसे पढ़कर और भी जान भी सकते हैं, ठीक है। पढ़ना जरूर अच्छे से करना, ठीक है। तो आप देखिए, निर्गुण भक्त कवि थे, उसका कारण यह है कि वो ये मानते थे कि ईश्वर निराकार है, वो सभी जीवों में विद्यमान है। इसलिए तो कि वो कहते हैं उसका कोई मतलब एक नहीं है गुण, उसके बहुत सारे गुण है। मतलब वो निराकार है, हर जगह है वो। जब दोनों सही है तो हम किस पर टिक करेंगे, थर्ड पर। और व्याख्या भी सही दे रखी है, तो इसलिए थर्ड पर इस पर टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, आप बाकी तो अब अपने आप सारे करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको और दिखाता हूँ और क्या आएगा, देखो। फिर प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको काव्यांश दिया गया होगा। आपको इसको कविता को पढ़कर फिर इनके आंसर देने हैं। तो पहले आप थोड़ा प्रश्न पढ़ लेना, जो 15 मिनट आपको मिलते हैं ना, पहले प्रश्न पढ़ लेना, फिर आप कविता वगैरह पढ़ना, ताकि आपको पता लग सके कि आपको किस आधार पर कैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ बोला गया कविता में पाँव की बेड़ियों का क्या अर्थ है, तो अब हम कंसिडर कर लेंगे ना कि पाँव की बेड़ियाँ बोला। अब पढ़ लेते हैं, देखो। मजबूत इरादों के पंख लेकर बस निकल पड़ो। मतलब आपको मेहनत खूब करनी है बच्चों। जो तुम्हें रोकने का दुस्साहस करे उससे लड़ो। हर पल नई सीमाएं तोड़ो, स्थापित नए कीर्तिमान करो। पाँव की बेड़ियों को तोड़ दो, डर को पीछे छोड़ दो। पढ़ लिया हमने। अब आगे देखो, तो यहाँ पर पाँव की बेड़ियों का क्या मतलब है, कौन सी बात की जा रही है, शारीरिक बंधन, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक। यहाँ पर देखो डर लिखा ना, डर, तो मानसिक बंधन हुआ क्योंकि वो मन से जुड़ा हुआ है। तो ये हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है पाँव की बेड़ियों को तोड़ दो, डर को पीछे छोड़ दो, यह भी तुम्हारे बस में कि हवाओं का रुख मोड़ दो। तो यहाँ डर है तो वो मन से जुड़ा हुआ है। देखो थोड़ा डीपली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझना होगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा था यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो डीओ का ये जो लिंक है ना, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाओ व्याकरण पर, मैं आपको ये समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको आंसर लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, आपको उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 प्रश्नों में से कोई 4 करने हैं। यहाँ पर बोल रहा है पराक्रम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए, ठीक है। तो आपको क्या पहचाना, उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगते हैं। तो देखिए इसका उपसर्ग बताना ना हमें, तो क्या आ गया, परा, क्योंकि क्रम जो है वो मूल शब्द है। फिर नेक्स्ट है
ये कह रहा है निर उपसर्ग से निर्मित एक शब्द बनाइए। निर से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे निर्बल हो गया, ठीक है, जैसे निर्जल हो गया, निर्धन हो गया, है ना। तो मैं एक और लिख देता हूँ, निर्धन हो गया। फिर नेक्स्ट इसने बोला है ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचानिए। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसे इतिहास जमा इक के नाम से बोलते हैं। जब इतिहास में इक जुड़ेगा ना तो वो ऐतिहासिक बन जाता है। इसने सिर्फ मूल शब्द पूछा था तो इतिहास लिख देंगे। ये याद रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ठीक है। फिर चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। देखो मैंने प्रत्यय उपसर्ग की वीडियो बना रखी है, प्रत्यय उपसर्ग लिख के ए ऐसे स्टार्ट लिखोगे आपको वीडियो मिल जाएगी पुरानी, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं उसमें। चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय पहचानिए। प्रत्यय क्या होता है? पीछे जो लगता है। देखिए चमकीला कैसे बना है? चमक जमा ईला, तो इसमें ईला आ जाएगा, ईला, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है दार प्रत्यय से एक शब्द बने। दार पीछे लगना चाहिए, जैसे दुकानदार, ठीक है, दुकानदार, हवलदार, इस तरीके से दार लगाना है। समझ में आगे? प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। अब चौथा है, यहाँ पर बोला गया 5 प्रश्नों में से कोई 4 करने हैं आपको। यहाँ पर समास पता लगाना है, ये समास पद जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। ठीक है, नवरात्रि समास पद का समास विग्रह कीजिए। तो 9 रातों का समूह, नवरात्रि क्या होता है? 9 रातों का समूह, ठीक है। अगर ये पूछता कौन सा अलंकार है, अगर ये पूछता कौन सा अलंकार है तो हम कौन सा बोलते? द्विगु समास, ठीक है। अब एक प्रतिवर्ष शब्द में नहीं समास का भेद बताइए। प्रतिवर्ष, जब प्रति लग जाए, याद रखना, जब यथा लग जाए, जब एक एक लग जाए, ठीक है, तो वो कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास होता है, अव्यय भाव समास। अभी क्या कह रहा है? ये कह रहा है जहां पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, मतलब आगे विशेषण लग रहा हो और पीछे विशेष्य हो, तो कौन सा समास होता है? मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, नील गगन है ना, तो गगन कैसा है? नीला है। गगन कैसा? नीला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास, ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है। पता है विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। गगन कैसा? नीला है, क्योंकि आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना। तो कौन सा समास होता है? ये कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्म धारय। इसलिए तो करो अच्छे से आपको करनी पड़ेगी ग्रामर, कर्मधारय समास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। बहुब्रीहि का मतलब होता है जब दो शब्द किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। समझो, जैसे दशानन, 10 सिर है जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण जी। तो उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। फिर नेक्स्ट है पंचवटी शब्द में समास का भेद बताइए। देखो आगे गिनती आ गया ना, तो जैसे गिनती आ जाए उसे द्विगु कहते हैं। और एक इसमें डिस्कस नहीं किया, जैसे माता पिता, माता और पिता, तो होता है द्वंद्व समास। और एक इसमें जो है ना तत्पुरुष समास के बारे में डिस्कस नहीं करा, तो आप उनकी भी नॉलेज अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तत्पुरुष समास में कारक लग जाते हैं और द्वंद्व में दोनों की वैल्यू बराबर है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, माता और पिता, ओवर लग जाता है। अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन पर। ये कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है या बदलना होगा, जो भी कहेगा। तो देखो ये कह रहा है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो देखो नहीं आ गया, तो कौन सा? वो निषेधवाचक वाक्य। कौन सा हो गया? निषेध वाचक वाक्य, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया। तो ये बिल्कुल सिंपल बात लिखी है, तो कौन सा होगा? विधानवाचक, विधानवाचक। फिर नेक्स्ट है
शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था, शायद आ गया, तो ये हो गया संदेहवाचक। कौन सा हो गया? संदेहवाचक। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वह अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद होता है? सिंपल बात है, कौन सा हुआ? संकेतवाचक ना, क्योंकि एक की जब क्रिया करेंगे तो वो दूसरे पर निर्भर है कि जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। संकेतवाचक देख लो, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ सब बच्चे पास हो जाएं, है ना? आप भी तो चाहेंगे सब बच्चे पास हो जाए, है ना? तो आप कमेंट करना इस पर जरूर। फिर नेक्स्ट है छठा, ये कह रहे चार प्रश्नों के उत्तर देने, अलंकार पहचानना है। तो मैं आपको इसका भी रूल बताऊंगा। देखो, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। आप देखो तीनों में स स स आ गया, तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणानिधि रोए। क आ गया, तो ये भी कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब एक बार बताता हूँ। देखिए एक बात और सुनिए, जैसे यहाँ पर भी करुणा आ गया, यहाँ पे भी करुणा आ गया, यहाँ दया है और यहाँ पर दया करने वाले हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आप यमक अलंकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। अब देखो यहाँ भी बेर आ गए, यहाँ भी बेर आ गए, दोनों के मतलब अलग अलग है। इस बेर का मतलब क्या है? खाने वाले बेर, इसका मतलब है बार। ठीक है, बार जो टाइम्स होता है ना वैसे। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। जब वाक्य में दो शब्द है, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, उसे यमक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। देखिए यहाँ पर जो सुब्रन है ना, इसके दो मतलब है। ठीक है, और तीन भी कहीं हम देखते हैं ऐसे। तो जब एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। फिर ये कर शीतलता पाना आग से और जल से जल जाना में एक पूछ रहे कौन सा अलंकार है? देखो वही चीज आ गई, जल से जल जाना, है ना? तो आप देखो इस जल का मतलब क्या है? पीने वाला जल, और ये जल मतलब जो आग से होती है ना? तो कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर भी कौन सा हुआ? यमक अलंकार। जब वाक्य में दो शब्द आए, दोनों के मतलब अलग अलग हो, तो उससे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। फिर आप देखिए खंड गा है, ये आपकी बुक में से पैसेज आएगी, आपको इसे पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आगे उसके प्रश्न उत्तर है, आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है, को तीन करने हैं आपको। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर प्रश्न नंबर 9 में आप देख लो, ये काव्यांश से जुड़ी हुई है ना? तो ये रसखान के द्वारा लिखी गई है, तो इन्हीं को पढ़कर आपको इनके आंसर देने हैं। फिर प्रश्न उत्तर है, यहाँ पर 25 से 30 शब्दों में लिखना है आपको, कोई तीन करने हैं। फिर 11वें क्वेश्चन को देखिए, आपको यहाँ पर तीन दे रखे हैं और केवल दो करने हैं। ये आपके लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं यहाँ पर। फिर रचनात्मक लेखन में देखिए 12वें नंबर पर जो है ना, वो एक पैराग्राफ लिखने को आया है, तो आप तीनों में से कोई एक करेंगे। और जो है ना, अगर आ जाता है जैसे भी आए, तो आपको इन पॉइंट्स को भी उसमें यूज करना है। ठीक है, 6 नंबर का देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पर आपको जो है, आप कौन योग्यता युवराजो, आपकी बड़ी बहन ने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर उनको बधाई देते हुए और भविष्य में अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो पत्र आया हुआ है, नहीं तो ये वाला पत्र आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक पत्र आपको करना है। फिर 14 नंबर पे देखो कैसा आएगा, सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा, आपको ईमेल लिखने के लिए कहा जा रहा है।
अगर ये नहीं करना तो आप लौकिकता कर सकते हो 100 शब्दों में, छोटी कहानी लिख सकते हो अपने बना के। ठीक है, फिर आपको 80 शब्दों में संवाद, पता है संवाद क्या होता है? दो जनों के बीच बातचीत होती है। जैसे देखो संवाद जरूर आएगा एग्जाम में, दोनों में से एक आएगा। और देखो और में क्या है, और में आपको 80 शब्दों में सूचना तैयार करनी है, तो आप संवाद कर लीजिएगा, संवाद जरूर आएगा। तो बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दो जनों के बीच की बातचीत है किस बारे में? अपने आसपास की सड़कों की स्थिति सुधारने के विषय में दो जनों को बातचीत करनी है। तो राम, तो अरे मोहन कहाँ से आ रहे हो? मोहन, राम तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ अपने बारे में। तो फिर, अरे मेरी तो गाड़ी पंचर हो गई थी, सड़क इतनी खराब है। ऐसे दो जनों के बीच की बातचीत लिखते जाएंगे। जैसे एक जना बोल रहा है, फिर दूसरा जना बोल रहा है, फिर वही जना बोल रहा है, फिर ये वाला जना बोल रहा है। इस तरीके से आपको, ये चार है तो आपको कम से कम 8 लाइन में बात बतानी पड़ेगी। ठीक है ना, 8 लाइन जरूर लिखना है, क्योंकि 80 शब्दों में बोला है। तो 8 मतलब 4 बार वो बोले, 4 बार वो बोले, तो 80, अगर 100 भी हो जाता है चल जाएगा। ठीक है।